20.1 परिचय। नागरिकता शब्द का व्यापक रूप से विभिन्न राजनीतिक स्तरों पर लोकतंत्रों में उपयोग किया जाता है, जो कानूनी दस्तावेजों, कानूनों, संविधानों, पार्टी घोषणापत्रों और भाषणों में दिखाई देता है। लेकिन इसका क्या मतलब है और नागरिक के रूप में कौन योग्य है? किसी राष्ट्र राज्य में रहने मात्र से कोई स्वतः ही नागरिक नहीं बन जाता। नागरिकों और एलियंस के बीच अंतर है। नागरिकता में केवल निवास स्थान से कहीं अधिक शामिल है। इसके लिए सरकारी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता है। एक लोकतांत्रिक समाज में नागरिकों और सरकार के बीच दो तरफा बातचीत होनी चाहिए। जबकि सरकारें नागरिकों पर कुछ कर्तव्य थोपती हैं, उन्हें नागरिकों के अधिकारों को भी स्वीकार करना चाहिए। एक नागरिक के लिए राजनीतिक अधिकार आवश्यक है। कोई व्यक्ति कानूनों के तहत रह रहा है, लेकिन उसके पास राजनीतिक अधिकारों का अभाव है, तो वह नागरिक के रूप में योग्य नहीं है। सभी प्रकार की सरकारें नागरिकता को बढ़ावा नहीं दे सकती। गैरलोकतांत्रिक सरकारों में मुख्य रूप से शासक और प्रजा होते हैं, जिनमें सच्चे नागरिकों का अभाव होता है। इन प्रणालियों में व्यक्तियों पर संबंधित अधिकारों के बिना राज्य के प्रति दायित्व होते हैं। राजनीति एकतरफा सड़क बन जाती है, जिसमें सरकार लोगों की बात सुने बिना ही हुक्म चलाती है। अलोकतांत्रिक सरकारें ऐतिहासिक रूप से लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना में अधिक प्रचलित हैं। अक्सर नागरिकों से अपेक्षा करती हैं कि वे प्राधिकार पर सवाल उठाए बिना कर्तव्यों को पूरा करें। सामंती राज्य और नाजी जर्मनी या फांसीवादी इटली जैसे आधुनिक उदाहरण अलोकतांत्रिक सरकारों के उदाहरण हैं। यहाँ तक कि औपनिवेशिक राज्य भी घर पर लोकतंत्र का अभ्यास करते हुए विदेशों में अक्सर अधिनायकवाद का प्रदर्शन करते थे। लोकतांत्रिक सिद्धांत विशेष रूप से उन्नत पश्चिमी औद्योगिक समाजों से बंधे नहीं हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटिश, जो अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जाने जाते थे, उन्होंने अपने उपनिवेशों में निरंकुश शासन बनाए रखा। इसी तरह फ्रांस, एक लोकतांत्रिक देश, अल्जीरिया में एक कठोर औपनिवेशिक युद्ध में लगा हुआ था। विशेष रूप से जर्मनी और इटली औद्योगिक समाजों ने युद्ध के बीच की अवधि में क्रूर फांसीवादी सरकारें पैदा की। ऐतिहासिक रूप से नागरिकता की अवधारणा लोकतंत्र के उदय के साथ उभरी, मुख्य रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे पश्चिमी समाजों में। लोकतांत्रिक शासन की मांग इन्हीं क्षेत्रों से उत्पन्न हुई। लोकतंत्र का अर्थ है कि सभी को राजनीतिक अधिकार प्राप्त हों। जब आपके पास राजनीतिक अधिकार होते हैं, जैसे वोट देने का अधिकार और अपने समाज में महत्वपूर्ण मामलों पर निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार, तो आप एक नागरिक बन जाते हैं। सार्वभौमिक मताधिकार या सभी को वोट देने का अधिकार एक हालिया विकास है। लोकतंत्र की अवधारणाओं ने लोगों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया, खासकर प्रमुख क्रांतियों के बाद। उदाहरण के लिए फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस एक गणतंत्र बन गया, जहां सभी नागरिकों को समान अधिकारों के साथ समान माना जाता था। क्रांतिकारियों ने मनुष्य के अधिकारों की घोषणा की, जो यूरोप में लोकतांत्रिक क्रांतियों का प्रतीक है। प्रारंभ में केवल कुछ ही लोगों को वोट देने का अधिकार था, लेकिन लोगों ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की वकालत की और अंततः सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। नागरिक शब्द ने 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकप्रियता हासिल की और तब से लोकतांत्रिक सरकारों में इसका उपयोग किया जाता रहा है। लोकतांत्रिक समाजों में लोगों को आम तौर पर नागरिक कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अपनी सरकार के संबंध में सक्रिय है, न कि केवल निष्क्रिय। नागरिक सिर्फ आज्ञापालन नहीं करते, सरकार को उनकी बात भी सुननी चाहिए। नागरिकों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने, परामर्श लेने और अपने देश की राजनीति में शामिल होने का अधिकार है। नागरिकता में न केवल अधिकारों का आनंद लेना बल्कि देश,
समाज और साथी नागरिकों के प्रति कर्तव्यों को पूरा करना भी शामिल है। एक अच्छा नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों दोनों के प्रति जागरूक होता है। एक लोकतांत्रिक राज्य के फलने फूलने के लिए नागरिकों को शासन प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। लोकतंत्र की गुणवत्ता में सुधार होता है जब जीवन के सभी क्षेत्रों के नागरिक गतिविधियों में भाग लेते हैं और समाज के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने में रुचि लेते हैं। लोकतंत्र का सुझाव है कि पूरे समाज को प्रभावित करने वाले निर्णयों में आदर्श रूप से पूरे समाज को शामिल करना चाहिए। सामान्य नागरिकों की भागीदारी से सरकार की जवाबदेही और नागरिक जिम्मेदारी बढ़ती है। जिम्मेदार, सीमित और संवैधानिक सरकार के लिए नागरिकों की भागीदारी मौलिक है। बॉक्स 20.1 नागरिकता का विचार। नागरिकता के विचार में नागरिकता का अर्थ है कि नागरिकों पर न केवल सरकार के प्रति कुछ दायित्व है, बल्कि उनका सरकार पर वैध दावा भी है। सरकार समाज में एक अद्वितीय संघ है जिससे नागरिक बच नहीं सकते या इसके प्रति उदासीन नहीं रह सकते। डेमोक्रेट्स का मानना है कि चूंकि सरकार लोगों को नियंत्रित करती है, इसलिए लोगों के लिए सरकार पर कुछ नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण है। सबसे अच्छी सरकार वह है जहां पूरे समाज के लिए निर्णय लेने में सबसे बड़ी संख्या में लोग भाग लेते हैं। आम लोगों की यह सक्रिय भागीदारी ही नागरिकता को परिभाषित करती है, जो लोकतंत्र और नागरिकता के विचारों को बारीकी से जोड़ती है। 20.2 ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। हाल के दिनों में दुनिया भर में 3 प्रमुख मुद्दे अहम रहे हैं। सबसे पहले, एक राष्ट्र के भीतर चर्च और विभिन्न धर्मों की भूमिका का निर्धारण करना। दूसरे, यह सुनिश्चित करना कि निम्न वर्गों, विशेषकर श्रमिकों को सार्वभौमिक मताधिकार और सामूहिक रूप से बातचीत करने के अधिकार के माध्यम से पूर्ण राजनीतिक और आर्थिक नागरिकता प्राप्त हो। और तीसरा, लोगों के बीच राष्ट्रीय आय के उचित वितरण के लिए चल रहा संघर्ष। 18वीं और 19वीं शताब्दी में समाज में चर्च की भूमिका पर एक महत्वपूर्ण बहस हुई और अधिकांश देशों ने उस दौरान इसका समाधान निकाला। नागरिकता के मुद्दे को भी विभिन्न तरीकों से संबोधित किया गया है। 19वीं शताब्दी में संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन ने श्रमिकों को मताधिकार प्रदान किया। स्वीडन जैसे देशों में, जिसने 20वीं सदी की शुरुआत तक विरोध किया, नागरिकता की लड़ाई समाजवाद में विलीन हो गई, जिसके परिणामस्वरूप क्रांतिकारी समाजवाद का जन्म हुआ। इसका मतलब यह है कि उन जगहों पर जहां श्रमिकों को आर्थिक और राजनीतिक दोनों अधिकारों से वंचित किया गया था, आय और स्थिति के पुनर्वितरण के लिए उनका संघर्ष क्रांतिकारी विचारधारा के साथ जुड़ गया। इसके विपरीत, जहां आर्थिक और स्थिति संघर्ष स्वतंत्र रूप से हुआ, संबंधित विचारधारा क्रमिक सुधार की ओर झुक गई। उदाहरण के लिए, प्रशिया में श्रमिक, जिन्हें 1918 की क्रांति तक समान मताधिकार से वंचित किया गया था, क्रांतिकारी मार्क्सवाद का पालन करते थे। दक्षिणी जर्मनी में, जहां 19वीं सदी के अंत में पूर्ण नागरिकता अधिकार प्रदान किए गए थे, सुधारवादी, लोकतांत्रिक और गैर-क्रांतिकारी समाजवाद प्रबल था। फ्रांस में श्रमिकों को मताधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तक उन्हें बुनियादी आर्थिक अधिकारों से वंचित रखा गया। हालांकि श्रमिकों ने पश्चिमी राष्ट्र राज्यों में अपने पूर्ण नागरिकता अधिकार सफलतापूर्वक सुरक्षित कर लिए हैं। निम्न वर्गों के प्रतिनिधि अब शासक समूहों का हिस्सा है। औद्योगिक क्रांति का मूल राजनीतिक मुद्दा, श्रमिकों को वैध राजनीतिक निकाय में एकीकृत करना, हल हो गया है। आज प्राथमिक घरेलू मुद्दा कल्याणकारी राज्य के ढांचे के भीतर कुल उत्पाद के वितरण में अंतर को संबोधित करने के लिए सामूहिक सौदेबाजी के इर्दगिर्द घूमता है। एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों में पश्चिमी राष्ट्र राज्यों की तुलना में चीजें थोड़ी भिन्न है। पश्चिम में श्रमिकों को प्रमुख कुलीन और व्यापारिक वर्गों से नागरिकता प्राप्त करने से निपटना पड़ता था। एशिया और अफ्रीका में
औपनिवेशिक शासकों की लंबी उपस्थिति ने रूढ़िवादी विचारधारा और धनी वर्गों को उपनिवेशवाद के प्रति समर्पण से जोड़ दिया है, जबकि वामपंथी विचारधाराएं राष्ट्रवाद से जुड़ी है। एशिया और अफ्रीका में ट्रेड यूनियन और श्रमिक दल लोकतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत से ही राजनीतिक प्रक्रिया का एक वैध हिस्सा रहे हैं। 20.3 परिभाषा। प्राचीन काल से ही नागरिकता को एक राजनीतिक समुदाय से संबंधित होने की कानूनी स्थिति के रूप में परिभाषित किया गया है। रोमन कानून में नागरिकता का अर्थ कानून के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होना और कानून की सुरक्षा की अपेक्षा करना है। इस कानूनी स्थिति ने व्यक्ति और राजनीतिक समुदाय के बीच एक विशेष संबंध का संकेत दिया, जो नागरिक को सदस्यता के अधिकारों और जिम्मेदारियों का हकदार बनाता है। आधुनिक राज्य के आगमन के साथ नागरिकता सामुदायिक सदस्यता के अधिकारों और कर्तव्यों में एक निश्चित समानता का संकेत देने लगी। आधुनिक राज्य नागरिकता का प्रशासन करता है, यह निर्धारित करते हुए कि इसे किसे प्राप्त होता है, इससे जुड़े लाभ और इससे मिलने वाले अधिकार और विशेषाधिकार क्या है। कानूनी स्थिति के रूप में नागरिकता का तात्पर्य व्यक्ति और राजनीतिक समुदाय के बीच एक अद्वितीय, पारस्परिक और प्रत्यक्ष संबंध से है। संक्षेप में, नागरिकता अधिकार पाने का अधिकार है। किसी प्रादेशिक राज्य की गतिविधियों में सदस्यों की पूर्ण भागीदारी नागरिकता है। यह शब्द एक सार्वभौमिक आधार को दर्शाता है, जिसमें या तो सभी वयस्क या कुछ सामान्य वर्ग जैसे पुरुष या संपत्ति धारक शामिल है। यह मुख्य रूप से एक पश्चिमी अवधारणा है, जिसकी उत्पत्ति ग्रीस और रोम में हुई, जो मध्ययुगीन यूरोप के छोटे शहर राज्यों में प्रचलित थी और 19वीं और 20वीं शताब्दी के पूंजीवादी समाजों में इसका काफी विस्तार हुआ। ब्रिटिश समाजशास्त्री टी.एच. मार्शल ने नागरिकता और सामाजिक वर्ग पर अपने काम में मार्क्सवादी और वेबेरियन अंतर्दृष्टि को मिलाकर आधुनिक राज्यों में वर्ग संघर्ष के विकास का विश्लेषण किया। पूंजीवाद ने आधुनिक समाजों में वर्ग संघर्ष की व्यापकता को बढ़ाया। प्रादेशिक राज्य में नागरिकता इसके उन्मूलन का नहीं बल्कि इसके संस्थागतकरण का प्रतिनिधित्व करती है, जो राष्ट्रीय संस्थाओं को राष्ट्र राज्यों में परिवर्तित करती है। ब्रिटेन में यह प्रक्रिया 3 चरणों में हुई। 1. 18वीं शताब्दी में कानून के समक्ष समानता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भाषण, विचार, धर्म और संपत्ति के अधिकारों की स्वतंत्रता के साथ नागरिक नागरिकता। 2. 19वीं शताब्दी में चुनावी और कार्यालय धारण अधिकारों के साथ राजनीतिक नागरिकता। 3. 20वीं सदी में आर्थिक और सामाजिक कल्याण के बुनियादी स्तर के साथ सामाजिक नागरिकता, कल्याणकारी राज्य और राष्ट्रीय संस्कृति में पूर्ण भागीदारी। बाद के शोध ने आम तौर पर विशिष्ट योग्यताओं के साथ उन्नत पूंजीवादी राष्ट्र राज्यों में इस मॉडल का समर्थन किया है। राजनीतिक और कानूनी सिद्धांत में नागरिकता किसी राष्ट्र राज्य या शहर के सदस्यों के अधिकारों और कर्तव्यों को संदर्भित करती है। कुछ ऐतिहासिक संदर्भों में एक नागरिक किसी शहर का कोई भी सदस्य होता था, एक शहरी सामूहिक जो किसी राजा या राज्य की मांगों से अपेक्षाकृत प्रतिरक्षित होता था। शास्त्रीय ग्रीस में नागरिकता स्वतंत्र पुरुषों तक ही सीमित थी, जिन्हें शहर राज्य के प्रत्यक्ष समर्थन के लिए अक्सर सैन्य सेवा के माध्यम से उनके योगदान के कारण राजनीतिक बहस में भाग लेने का अधिकार था। इतिहासकारों का तर्क है कि लिंग, उम्र या जातीयता की परवाह किए बिना नागरिक की व्यापक परिभाषा को शामिल करने के लिए नागरिकता का विस्तार लोकतंत्रीकरण के साथ हुआ है। इस अवधारणा को फ्रांसीसी और अमेरिकी क्रांतियों के दौरान पुनर्जीवित किया गया और धीरे धीरे यह दायित्वों की तुलना में अधिकारों से अधिक जुड़ा हुआ हो गया। आधुनिक समय में नागरिकता पारंपरिक रूप से विभिन्न संगठनों को संदर्भित करती है, जो कल्याणकारी राज्य में इन अधिकारों को संस्थागत बनाते हैं। समाजशास्त्र में नागरिकता के बारे में वर्तमान विचार टी.एच. से प्रभावित है।
मार्शल, जिन्होंने नागरिकता को पूरी तरह से एक समुदाय से संबंधित व्यक्तियों के लिए एक स्थिति के रूप में वर्णित किया। नागरिकता के 3 भाग होते हैं: नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक। नागरिक अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है और कानूनी प्रणाली में स्थापित है। राजनीतिक नागरिकता मतदान या पद धारण के माध्यम से राजनीतिक सत्ता में भाग लेने का अधिकार सुनिश्चित करती है। सामाजिक नागरिकता में कल्याण और शिक्षा प्रणालियों में अंतर्निहित उपयुक्त जीवन स्तर का अधिकार शामिल है। मार्शल का मानना था कि नागरिकता सिद्धांतों और पूंजीवादी बाजार के बीच निरंतर तनाव है, जो स्वाभाविक रूप से वर्ग असमानताओं का कारण बनता है। तुलनात्मक विश्लेषण के अभाव के कारण मार्शल के सिद्धांत को इंग्लैंड केंद्रित होने के कारण आलोचना का सामना करना पड़ता है। इसे नागरिकता को कमजोर करने वाली सामाजिक प्रक्रियाओं या लिंग भेद को संबोधित किए बिना विकासवादी दृष्टिकोण के रूप में देखा जाता है। कुछ लोगों का तर्क है कि मूल सिद्धांत को संशोधित करने से इन मुद्दों का समाधान हो सकता है। विभिन्न समाजों में अलग अलग नागरिकता परंपराएं होती हैं। सामाजिक संघर्ष के माध्यम से प्राप्त सक्रिय नागरिकता राज्य द्वारा प्रदान की गई निष्क्रिय नागरिकता से भिन्न होती है। नागरिकता में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के सैद्धांतिक दृष्टिकोण भी भिन्न भिन्न होते हैं। कैलकॉट पार्सन्स जैसे कुछ लोग नागरिकता वृद्धि को सार्वभौमिकता और उपलब्धि मूल्यों के आधार पर समाज के आधुनिकीकरण के एक उपाय के रूप में देखते हैं। ये विचार 2 विरोधी दृष्टिकोणों से उपजे हैं। बुर्जुआ उदारवाद के हिस्से के रूप में नागरिकता एक रूढ़िवादी सामाजिक भागीदारी दृष्टिकोण को शामिल करना या कट्टरपंथी लोकतांत्रिक राजनीति की एक विशेषता के रूप में, जिसे या तो केवल पूंजीवाद सुधार या लोकतंत्र आधारशिला के रूप में देखा जाता है। हाल ही में समाजशास्त्री पारंपरिक लोकतंत्र, उदारवाद और नागरिक समाज के सिद्धांतों से परे व्यक्तियों, समुदायों और राज्यों के बीच बदलते संबंधों की जांच कर रहे हैं। ऐसी दुनिया में जहां राष्ट्र राज्य तेजी से सुपरनेशन संस्थाओं से प्रभावित हो रहा है, सवाल उठता है कि क्या वैश्वीकरण राज्य की नागरिकता को मानवाधिकारों की वास्तव में सार्वभौमिक अवधारणा से बदल देगा। 20.4 वैश्विक नागरिकता अपनाना। राष्ट्र राज्यों की अवधारणा से जुड़ी नागरिकता का विचार पुराना हो गया है, क्योंकि राष्ट्र राज्य स्वयं अप्रचलित हो रहे हैं। प्रौद्योगिकी और वैश्विक व्यापार द्वारा संचालित आज की परस्पर जुड़ी दुनिया में वैश्विक नागरिकता की धारणा एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया की शुरुआत का प्रतीक है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य विरासत और भूमि पर आधारित कठोर पहचान को तोड़ना है। यह बदलाव न केवल वैश्विक नागरिकों के रूप में हमारी जागरूकता को व्यापक बनाता है, बल्कि हमें जातीय और राष्ट्रीय इतिहास में निहित तनावों से निपटने में भी मदद करता है। राष्ट्र राज्य अक्सर अतीत के संघर्षों और प्रतिद्वंद्विता को कायम रखकर इतिहास को आकार देते हैं। दुर्भाग्य से इन ऐतिहासिक आवेगों के कारण महत्वपूर्ण रक्तपात हुआ है। उदाहरण के लिए, नाजी द्वारा नस्लीय रूप से शुद्ध राष्ट्रीय पहचान की खोज के परिणामस्वरूप नरसंहार हुआ। 20वीं सदी के दौरान बाल्कन और अफ्रीका में इसी तरह की राज्य प्रायोजित सामूहिक हत्याएं हुई है। दुनिया भर में चल रहे कई संघर्ष, जैसे कि फिलिस्तीन, कश्मीर, रवांडा और चेचन्या में क्षेत्रवाद, धर्म और जातीयता के विभाजन को दूर करने के हमारे संघर्ष से उत्पन्न हुए हैं। कई मामलों में नागरिकता हिंसा के इस गंभीर नृत्य में भाग लेने का टिकट बन जाती है। हमारी पहचान चुनने की स्वतंत्रता प्रदान करने के बजाय यह अक्सर पूर्वाग्रह और हिंसा के इतिहास से भरी एक पहचान थोपता है। संकीर्ण राष्ट्रीय पहचान के प्रभाव को कम करने के किसी भी प्रयास को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जाता है। बॉक्स 20.2 में 1960 के दशक में वैश्विक गांव की भविष्यवाणी करने में मार्शल मैक्लुहान की दूरदर्शिता सूचना युग में एक वास्तविकता बन गई है। मैनुअल कास्टेल्स जैसे समाजशास्त्रियों का तर्क है
कि अब हम सूचना द्वारा परिभाषित युग में रहते हैं। लोगों और पूंजी के प्रवाह ने नए सामाजिक नेटवर्क को जन्म दिया है, जिनका उद्देश्य सीमाओं के बिना एक दुनिया की कल्पना करना है। ऐसी दुनिया राष्ट्रवाद के संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाने के लिए बहुत महानगरीय है। आज की जरूरत अनेक पहचानों के बीच पदानुक्रम स्थापित किए बिना उन्हें अपनाने की आजादी की है। वैश्विक नागरिकता व्यक्तियों को एक से अधिक देशों और संस्कृति के भविष्य में हितधारक बनने की अनुमति देकर इस परिप्रेक्ष्य का समर्थन करती है। यह दृष्टिकोण हमें वसुदैव कुटुम्बकम की उपनिषदिक दृष्टि के करीब लाता है, जहां पूरी दुनिया को एक परिवार के रूप में देखा जाता है। 20.5 दोहरी नागरिकता एक प्रवासी समुदाय को एक नए समाज में एकीकृत करने की प्रक्रिया का मतलब अपनी सांस्कृतिक पहचान को छोड़ना नहीं है। इसके बजाय यह प्रवासियों और मेजबान देश दोनों को पारस्परिक लाभ के लिए एक दूसरे के साथ सहज महसूस कराने के बारे में है। आज की वैश्वीकृत दुनिया में दोहरी नागरिकता की अवधारणा पुरानी हो गई है और मेजबान समाज में प्रवासियों के समावेश के खिलाफ है। दोहरी नागरिकता चाहने वालों का दृष्टिकोण संकीर्ण हो सकता है, जो मुख्यधारा में उनके एकीकरण में बाधा बन सकता है और सामाजिक और सांस्कृतिक अलगाव का कारण बन सकता है। इसके अतिरिक्त गोद लेने वाले देश के स्थानीय लोग दोहरी नागरिकता से नाराज हो सकते हैं, इसे अपनी मातृभूमि छोड़ने के पुरस्कार के रूप में देखते हैं। इससे प्रतिक्रिया हो सकती है और दोहरी नागरिकता का लाभ उठाने वाले प्रवासी भारतीयों के लिए अनुचित लाभ की भावना पैदा हो सकती है। प्रवासियों, विशेष रूप से जिन्होंने आज़ादी के बाद स्वेच्छा से भारत छोड़ दिया, उन्हें विशेष विशेषाधिकार प्राप्त करने के बजाय प्रवासन के परिणामों को स्वीकार करना चाहिए। दोहरी नागरिकता मुख्य रूप से भौतिक लाभ और सुविधा प्रदान करती है, जो अनिवासी भारतीयों को अपनी मातृभूमि से भावनात्मक संबंधों के बिना भारत में यात्रा करने, अध्ययन करने, काम करने और संपत्ति खरीदने का अधिकार देती है। 20.6 राज्य और नागरिक राज्य समाज के भीतर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन है, लेकिन यह एकमात्र सामाजिक इकाई नहीं है। कई अन्य संगठन जैसे कि पारिवारिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और भी बहुत कुछ समाज में सहअस्तित्व में है, प्रत्येक अपने स्वयं के परिभाषित उद्देश्यों और सीमित उद्देश्यों के साथ। जबकि राज्य मुख्य रूप से कानूनों और बलपूर्वक बल के माध्यम से अपने लक्ष्यों का पीछा करता है, यह कई दृष्टिकोणों में से एक है जिसका उपयोग व्यक्ति अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। यद्यपि राज्य व्यक्तियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह समाज में लोगों द्वारा खोजे जाने वाले विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करने वाला एकमात्र संगठन नहीं है। राज्य के महत्वपूर्ण प्रभाव का एक कारण इसका व्यापक प्रभाव है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र में सभी को प्रभावित करता है। इस प्रादेशिक समाज के लोगों को राज्य के साथ व्यवहार में नागरिक माना जाता है। नागरिकों के जीवन में राज्य की व्यापक भागीदारी एक अन्य कारक है, इसकी गतिविधियों का लगातार विस्तार हो रहा है। राज्य द्वारा विशेष रूप से नियोजित बलपूर्वक बल इसकी प्रमुख भूमिका में योगदान देता है। पुलिस और रक्षा बल नौकरशाही के साथ साथ राज्य के भीतर दमनकारी संरचनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, सरकारी अधिकारियों का एक संगठित समूह जो नागरिकों के साथ बातचीत में आधिकारिक आंकड़ों के रूप में कार्य करता है। अपनी सार्वभौमिकता के कारण नागरिकों के साथ राज्य की बातचीत अवैयक्तिक प्रकृति की हो जाती है, जिसका उदाहरण नौकरशाही है। चूंकि राज्य सभी व्यक्तियों को शामिल करता है, इसलिए इसके नियम विभिन्न मूल्य प्रणालियों या व्यक्तिगत हितों पर विचार किए बिना सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं। सरकारी नीतियों के बावजूद हमेशा ऐसे नागरिक और समूह होंगे जो कानूनों और नीतियों का विरोध करते हैं। उनका मानना है कि वे अपने हितों की पूर्ति के बजाय दूसरों का पक्ष लेते हैं। कभी कभी कोई कानून किसी को अपने विवेक के विरुद्ध कार्य करने के लिए मजबूर कर सकता है,
जिससे संघर्ष हो सकता है। दमनकारी शक्ति के माध्यम से कानूनों को लागू करने से यह धारणा बन सकती है कि राज्य या सरकार स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को सीमित करने वाली एक बाहरी शक्ति है। नैतिकता, व्यक्तिगत भावनाएं, सामाजिक मूल्य या मानवता के हित राज्य के नुस्खों से टकरा सकते हैं। जब राज्य सामाजिक जीवन के पहले से अछूते पहलुओं तक अपनी पहुंच का विस्तार करता है, तो इसे नियंत्रण को जब्त करने के प्रयास के रूप में देखा जा सकता है, जिससे प्रतिरोध और विरोध हो सकता है। नतीजतन, राज्य और नागरिकों के बीच संबंध वास्तविक चिंता और चल रहे विवाद का विषय बना हुआ है। 20.7 राष्ट्र, राज्य और नागरिकता। हाल ही में जातीय धार्मिक पहचान की प्रमुखता एक महत्वपूर्ण वैश्विक घटना बन गई है। इससे राष्ट्र राज्य के मूलभूत सिद्धांतों का पुनर्मूल्यांकन हुआ है, जिसकी कल्पना मूल रूप से सामूहिक जीवन और सर्वव्यापी राजनीतिक समुदाय की सबसे वास्तविक अभिव्यक्ति के रूप में की गई थी। समानता प्राप्त करने, स्वतंत्रता की रक्षा करने और विविध सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों के बीच एकता को बढ़ावा देने के साधन के रूप में राष्ट्र, राज्य और नागरिकता में एक बार मजबूत विश्वास हिल गया है। राज्य की अनुमानित निष्पक्षता और जातीयता और राज्य के बीच अलगाव पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्र राज्य की संयुक्त अवधारणा के मूल विचारों को जातीय राष्ट्रीय आंदोलनों की उभरती वैश्विक वास्तविकता, अपनी पहचान और अधिकारों के लिए अल्पसंख्यकों के दावे और पहचान और प्रतिनिधित्व के आसपास केंद्रित एक शक्तिशाली राजनीति से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में अल्पसंख्यक और वंचित समूह शासन संरचना में उन्हें शामिल करने की वकालत कर रहे हैं। स्वायत्तता और स्वशासी अधिकार दुनिया भर में नए सामाजिक आंदोलनों के लिए प्रमुख केंद्र बिंदु बन गए हैं। दुर्भाग्य से इन घटनाओं ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में जातीय संघर्षों को बढ़ाने में योगदान दिया है। राष्ट्र राज्य की अवधारणा यूरो केंद्रित है, जिससे अक्सर विभिन्न स्थितियों में राष्ट्र के साथ राज्य का भ्रम पैदा होता है। इस भ्रम के परिणामस्वरूप जातीय समूहों और अल्पसंख्यकों के प्रति राज्य की गलत नीतियां सामने आई हैं, जिससे जातीय हिंसा की घटनाओं में योगदान हुआ है। यह मुद्दा पश्चिमी मॉडल का अनुकरण करने का प्रयास करने वाले विकासशील देशों के लिए विशेष नहीं है, बल्कि राष्ट्र राज्य विचार का प्रतीक माने जाने वाले विकसित पश्चिमी देशों में भी होता है। राजनीति में पहचान और जातीयता की प्रमुखता शक्तिशाली हो गई है, आधुनिकता के भव्य आख्यानों में एकीकृत हो गई है। तीसरी दुनिया के देशों में राष्ट्र और राज्य का निर्माण उनके पारंपरिक और विविध समाजों के कारण यूरोपीय अनुभव से भटक जाता है, जहां निष्ठाएं राष्ट्र राज्य के पश्चिमी निर्माण के साथ सहज रूप से संरेखित नहीं होती है। राष्ट्र का निर्माण मुख्यतः भाषा और क्षेत्र पर निर्भर करता है। राज्य को राष्ट्र के बराबर मानने और राज्य निर्माण को राष्ट्र निर्माण मानने की प्रवृत्ति ने जातीय समूहों के प्रति नीतियों में जटिल समस्याएं पैदा कर दी है। हालांकि धर्म प्रामाणिक रूप से राष्ट्र निर्माण और राष्ट्रीय पहचान का आधार नहीं बन सकता। धार्मिक विशिष्टता के माध्यम से राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के प्रयास न केवल अलग-थलग करने वाले हैं, बल्कि बहिष्करणकारी भी हैं, जो अतीत में विफल रहे हैं और भविष्य में भी विफल होने वाले हैं। 20.8 नागरिकता के अधिकार और कर्तव्य पर आगे बढ़ते हुए हेरोल्ड जे लास्की का दावा है कि किसी राज्य की पहचान उसके द्वारा प्राप्त अधिकारों से होती है। राज्य नागरिकों की निष्ठा और आज्ञाकारिता की मांग करने वाली एक संप्रभु इकाई से कहीं अधिक है। यह व्यक्तिगत नागरिक की भलाई सहित सामान्य कल्याण को आगे बढ़ाने के लिए मौजूद है। नागरिक केवल राज्य के लिए ही निष्ठा और आज्ञापालन की प्रतिज्ञा नहीं करते, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे सामूहिक कल्याण प्राप्त करने में इसकी भूमिका में विश्वास करते हैं। नागरिकता में पारस्परिक दायित्व शामिल है। जबकि नागरिक राज्य के प्रति निष्ठा रखते हैं, बदले में राज्य का दायित्व है कि वह ऐसी स्थितियां और अवसर प्रदान करे और बनाए रखे जो नागरिकों की शारीरिक,
मानसिक और नैतिक क्षमताओं के पूर्ण विकास को बढ़ावा दे। ये स्थितियां और अवसर केवल दायित्व नहीं हैं, वे नागरिकों के अधिकार हैं। संक्षेप में, नागरिकों को यह उम्मीद करने का अधिकार है कि राज्य उनके समग्र विकास में सहायता करेगा। अधिकार और कर्तव्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं। वे एक सिक्के के दो पहलू की तरह साथ साथ चलते हैं। जब हम अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो हम समाज पर किसी व्यक्ति के दावों के बारे में बात कर रहे होते हैं। दूसरी ओर, कर्तव्य वह है जो एक व्यक्ति को उन अधिकारों का आनंद लेने के लिए समाज के प्रति देना चाहिए। यह एक पारस्परिक संबंध है। समाज अपने नागरिकों को सुरक्षा और कल्याण का वादा करता है, लेकिन बदले में नागरिकों का कर्तव्य है कि वे समुदाय की समग्र सुरक्षा और कल्याण में योगदान दें। मूलतः आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। नागरिक समाज से वापस दिए बिना कुछ नहीं ले सकते। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच यह संबंध दोहरा है। सबसे पहले, प्रत्येक अधिकार उसके अनुरूप कर्तव्य के साथ आता है। यदि किसी के पास अधिकार है, तो इसका मतलब है कि दूसरों का कर्तव्य है कि वे उस अधिकार का सम्मान करें। एक व्यक्ति का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बन जाता है। दूसरे अधिकार किसी व्यक्ति के आत्मविकास का एक साधन मात्र नहीं है, यह सामान्य कल्याण को बढ़ावा देने का एक उपकरण भी है। प्रत्येक नागरिक का अधिकार आम हित के लिए इसका उपयोग करने के कर्तव्य के साथ आता है। हालांकि अधिकार महत्वपूर्ण हैं, वे पूर्ण या असीमित नहीं हैं। वे जिम्मेदारियां लेकर आते हैं। अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संबंध मौलिक है। एक नागरिक के रूप में आपके अपने साथी नागरिकों और समग्र रूप से समाज के प्रति दायित्व और कर्तव्य है। यह विचार सार्वभौमिक रूप से लागू होता है, सभी के दायित्व समान है। अधिकारों की तरह कर्तव्य भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम सभी साझा करते हैं। 20.9 नागरिक समाज। नागरिक समाज शब्द लोके और रूसो जैसे लेखकों द्वारा नागरिक सरकार को संदर्भित करने के लिए गढ़ा गया था, जो प्राकृतिक समाज या प्रकृति की स्थिति से अलग था। मार्क्सवादी विचार हेगेल के परिप्रेक्ष्य में निहित है। हेगेल के अनुसार नागरिक या बुर्जुआ समाज उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जो पारिवारिक एकता से दूर आर्थिक प्रतिस्पर्धा में शामिल हो गए हैं। इसकी तुलना राज्य या राजनीतिक समाज से की जाती है। हेगेल का मानना है कि केवल राज्य के माध्यम से ही सार्वभौमिक हित कायम हो सकता है। लॉक, रूसो या एडम स्मिथ के विपरीत, हेगेल नागरिक समाज में आम भलाई की ओर ले जाने वाली अंतर्निहित तर्कसंगता को नहीं देखते हैं। मार्क्स हेगेल की नागरिक समाज की अवधारणा की आलोचना करते हैं। मार्क्स के प्रारंभिक लेखन में नागरिक समाज सामंती से बुर्जुआ समाज में संक्रमण के एक उपाय के रूप में कार्य करता है। मार्क्स का तर्क है कि नागरिक समाज मध्ययुगीन समाज के पतन से उभरा। पहले व्यक्ति गिल्ड या एस्टेट जैसे विभिन्न समाजों का हिस्सा थे। प्रत्येक की एक राजनीतिक भूमिका थी जो एक अलग नागरिक क्षेत्र के अस्तित्व को रोकती थी। जैसे जैसे ये छोटे समाज विकसित हुए, नागरिक समाज का उदय हुआ, जिसने व्यक्ति के महत्व पर जोर दिया। जो प्राचीन विशेषाधिकार एक समय अस्तित्व में थे, उनका स्थान व्यक्तिवादी लोगों की स्वार्थी जरूरतों ने ले लिया है, जो एक दूसरे से और समुदाय से अलग हो गए हैं। उनके बीच एकमात्र संबंध कानून द्वारा स्थापित किया गया है, जो उनकी इच्छा से नहीं बना है और उनकी प्रकृति के अनुरूप नहीं है। इसके बजाय यह सजा की धमकी के माध्यम से मानवीय रिश्तों को नियंत्रित करता है। नागरिक समाज की खंडित और संघर्षग्रस्त प्रकृति उसके संपत्ति संबंधों के साथ एक प्रकार की राजनीति की आवश्यकता होती है, जो इस संघर्ष को प्रतिबिंबित करने के बजाय अमूर्त और हटा दी जाए। नागरिक समाज की विशेषताओं के कारण आधुनिक राज्य आवश्यक और सीमित दोनों हो जाता है।
राज्य नागरिक समाज के भीतर विखंडन और दुख को नियंत्रित करने के लिए संघर्ष करता है, क्योंकि यह औपचारिक नकारात्मक गतिविधियों तक ही सीमित है और आर्थिक जीवन में निहित संघर्ष से शक्तिहीन हो जाता है। आधुनिक समाज में नागरिकों के रूप में व्यक्तियों की राजनीतिक पहचान उनकी नागरिक पहचान और उत्पादक क्षेत्र में व्यापारियों, दिहाड़ी मजदूरों या जमींदारों के रूप में उनकी भूमिकाओं से अलग हो जाती है। बॉक्स 20.3 में मार्क्स एक साथ दो विभाजनों का विश्लेषण करता है, एक अपनी गोपनीयता में सीमित व्यक्तियों के बीच और दूसरा सार्वजनिक और निजी डोमेन के बीच या राज्य और समाज के बीच। मार्क्स आधुनिक राज्य द्वारा प्रस्तुत सार्वभौमिक हितों के आदर्शवाद और नैतिक रूप से ईमानदार नागरिक की अमूर्त अवधारणा की तुलना नागरिक समाज में वास्तविक कामुक व्यक्ति के भौतिकवाद से करते हैं। मार्क्स इस विडंबना की ओर इशारा करते हैं कि आधुनिक समाज में राज्य के आदर्श में सन्निहित उच्च नैतिक और सामाजिक उद्देश्य संकीर्ण अहंकारी इच्छाओं और आर्थिक जरूरतों वाले व्यक्तियों की सेवा करते हैं। मार्क्स के अनुसार आधुनिक राज्य का सार नागरिक समाज की विशेषताओं, विशेषकर आर्थिक संबंधों में पाया जाता है। वास्तव में नागरिक समाज में संघर्ष पर काबू पाने और मनुष्य की पूरी क्षमता का एहसास करने के लिए नागरिक समाज और उसके उत्पाद राजनीतिक समाज दोनों को समाप्त किया जाना चाहिए। मानव जाति को मुक्त कराने के लिए एक सामाजिक और राजनीतिक क्रांति की आवश्यकता है। ग्रामशी ने नागरिक समाज शब्द का उपयोग अर्थव्यवस्था जैसे निजी और गैरराज्य पहलुओं को शामिल करने के लिए किया है। हालांकि उनका दृष्टिकोण मार्क्स से भिन्न है। यह केवल व्यक्तिगत जरूरतों के बारे में नहीं है, बल्कि संगठनों के बारे में भी है जो तर्कसंगत आत्मनियमन और स्वतंत्रता में सक्षम है। ग्रामशी नागरिक समाज के जटिल संगठन पर जोर देते हैं, जिसे निजी संस्थाओं के संग्रह के रूप में देखा जाता है, जहां आधिपत्य और सहज सहमति संरचित है। उनका तर्क है कि नागरिक समाज और राज्य के बीच अंतर केवल पद्धतिगत है, क्योंकि हस्तक्षेप जैसी गैर हस्तक्षेप नीतियां भी राज्य द्वारा स्थापित की जाती है। ग्रामशी राज्य और नागरिक समाज के बीच संबंधों का वर्णन करने के लिए रूपकों का उपयोग करता है। एक अच्छी तरह से विकसित नागरिक समाज एक खाई प्रणाली की तरह है, जो आर्थिक संकटों का विरोध करता है और राज्य की रक्षा करता है। मार्क्स के विपरीत, जो अलगाव पर जोर देते हैं, ग्रामशी राज्य और नागरिक समाज के बीच अंतर संबंध पर प्रकाश डालते हैं। नागरिक समाज में आधिपत्य संकीर्ण रूप से परिभाषित सरकार की रक्षा करता है, जबकि दमनकारी राज्य तंत्र शासक वर्ग के प्रभुत्व को मजबूत करता है। राज्य जनमत और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करके एक नैतिक भूमिका भी निभाता है। ग्रामशी ने कानून की अवधारणा का विस्तार करते हुए नागरिक समाज में बिना किसी दबाव के रीतिरिवाज और आदत के कारण पड़ने वाले सामूहिक दबाव को शामिल करने का सुझाव दिया है। हालांकि नागरिक समाज और राज्य के बीच की रेखाएं धुंधली हो सकती हैं, ग्रामशी उन्हें समान करने या पहचानने का विरोध करते हैं। हालांकि वह नागरिक समाज के विकास में राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, लेकिन वह राज्य की पूजा करने के प्रति आगाह करते हैं। ग्रामशी ने राज्य के लुप्त होने को नागरिक समाज में स्वनियामक गुणों के पूर्ण विकास के रूप में पुनः परिभाषित किया है। मार्क्स के विचार में नागरिक समाज को व्यक्तिगत अहंकार के दायरे के रूप में चित्रित किया गया है। ग्रामशी ने संपदा और निगमों की हेगेल की चर्चा को नागरिक समाज में संगठित तत्वों के रूप में संदर्भित किया है, जो सामूहिक रूप से कॉरपोरेट हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और नागरिक समाज को विनियमित करने और इसे राज्य से जोड़ने में नौकरशाही और कानूनी प्रणाली की भूमिका पर प्रकाश डालते हैं। मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दोनों परिप्रेक्ष्यों में नागरिक समाज के विचार की जांच करने से हमें राजनीति की अवधारणा पर करीब से नजर आती है। इस अन्वेषण में व्यक्तियों के बीच संबंधों, व्यक्तियों और समुदाय के बीच संबंधों और समाज कैसे संगठित है या नहीं को समझना शामिल है।
इसमें जीवन के सार्वजनिक और निजी पहलुओं के बीच अंतर करना भी शामिल है। बहुसंस्कृतिवाद और नागरिकता के विषय पर आगे बढ़ते हुए धारा 20.10 उदास स्माइली। विविध संस्कृतियों को समायोजित करने का मुद्दा वैश्विक राजनीतिक मंच पर एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। आवास पहचान समूहों की प्रथाओं और मानदंडों का समर्थन करने के लिए राज्य द्वारा उठाए गए विभिन्न उपायों को संदर्भित करता है। नागरिकता की पारंपरिक धारणाएं प्राचीन शासनों की अस्वीकृति से प्रभावित होकर अक्सर उपराष्ट्रीय समूह संबद्धता के आधार पर दावों पर व्यक्तिगत अधिकारों को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार उदारवादी, नागरिक, रिपब्लिकन और जातीय सांस्कृतिक मॉडल सभी पहचान समूहों को नागरिकता सिद्धांत के प्रासंगिक भाग के रूप में मानने के प्रति एक सामान्य संदेह साझा करते हैं। यहाँ पहचान समूह में सांस्कृतिक, धार्मिक या जातीय समूह शामिल हैं, जिन्हें उनके साझा इतिहास, सामूहिक स्मृति, विशिष्ट संस्कृति, सामाजिक मानदंडों, रीति रिवाजों, परंपराओं या मुख्यधारा समाज द्वारा दुर्व्यवहार के अनुभवों से पहचाना जा सकता है। नागरिकता की बहुसांस्कृतिक समझ के समर्थक पहचान समूहों को कम करने के लिए राज्य और प्रमुख सामाजिक समूहों की शक्ति के बारे में चिंतित हैं। यह चिंता एक दार्शनिक दृष्टिकोण से उत्पन्न होती है, जो एक इंसान के रूप में उनकी पहचान और मौलिक विशेषताओं के बारे में एक व्यक्ति की समझ को आकार देने में संस्कृति की भूमिका पर जोर देती है। चार्ल्स टेलर अपने निबंध द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशन में तर्क देते हैं कि हमारी पहचान और जिस तरह से हम खुद को स्वतंत्र और समान एजेंटों के रूप में देखते हैं, वह दी गई सांस्कृतिक लिपियों का उपयोग करके एक संवाद प्रक्रिया के माध्यम से बनता है। इस दृष्टि से संस्कृति दुनिया को समझने का एक उपकरण मात्र नहीं है, यह हमारा अभिन्न अंग है। एक पहचान समूह में सदस्यता पारिवारिक संबंधों से परे इसकी सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में सक्रिय भागीदारी के साथ व्यक्तियों को विकल्पों के लिए एक सार्थक संदर्भ और पहचान और अपनेपन की एक सुरक्षित भावना प्रदान कर सकती है। संस्कृति, पहचान और समूह सदस्यता के बीच संबंधों पर यह जोर बहुसांस्कृतिक नागरिकता की एक नई समझ की खोज के लिए केंद्रीय है। इस परिप्रेक्ष्य में व्यक्ति अपनी विशिष्ट पहचान को त्यागे बिना सार्वजनिक क्षेत्र को अपनाते हैं और उसमें भाग लेते हैं। यह दृष्टिकोण मतभेदों को नजरअंदाज करने के आदर्श को खारिज करता है और पहचान समूहों को विशेष या विभेदित अधिकारों के योग्य मानने के लिए एक दार्शनिक और कानूनी आधार स्थापित करने का प्रयास करता है। इसलिए नागरिकता की बहुसांस्कृतिक समझ इस धारणा को चुनौती देती है कि सभी नागरिक एक बड़े राजनीतिक समुदाय के भीतर केवल व्यक्ति हैं। इसके बजाय यह व्यक्तियों को समान अधिकार के साथ साथ पहचान समूहों के सदस्यों के रूप में विभेदित अधिकारों के योग्य भी मानता है। यह बदलाव कानूनी दृष्टि से तीन घटकों के बीच संभावित संघर्ष को जन्म देता है: पहचान समूह, राज्य और व्यक्ति। 20.11 निष्कर्ष। इस अनुभाग में हमने नागरिकता के विभिन्न पहलुओं का पता लगाया है। हमने देखा है कि नागरिकता को कानूनी और ऐतिहासिक रूप से कैसे परिभाषित किया जाता है। प्राचीन यूनानी शहर राज्यों से आधुनिक राष्ट्र राज्यों तक इसके विकास का पता लगाया गया है। जो कुछ व्यक्तियों के लिए एक दुर्लभ विशेषाधिकार था, वह अब राज्य के क्षेत्र में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का कानूनी और राजनीतिक अधिकार बन गया है। नागरिकता मूलतः व्यक्तियों और राज्य के बीच का संबंध है। यह विशिष्ट कानूनी और राजनीतिक अधिकारों के साथ आता है और इन अधिकारों को बनाए रखना और सुरक्षित रखना राज्य की जिम्मेदारी है। इसके अतिरिक्त नागरिकों के अपने साथी प्राणियों, समाज और राज्य के प्रति कर्तव्य है। नागरिकता का विचार लोकतंत्र की अवधारणा से निकटता से जुड़ा हुआ है, जो निर्णय लेने और शासन प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी पर जोर देता है। वैश्वीकरण के बढ़ने के साथ राष्ट्र राज्य की पारंपरिक धारणा धूमिल हो रही है और परिणामस्वरूप नागरिकता की अवधारणा भी बदल रही है।
राज्य केंद्रित नागरिकता के विचार को चुनौती देते हुए वैश्विक नागरिकता प्रमुखता प्राप्त कर रही है। वसुधैव कुटुम्बकम, दुनिया एक परिवार है, की उपनिषदिक दृष्टि वास्तविकता बन रही है। दोहरी नागरिकता की मांग भी बढ़ रही है, विशेष रूप से देशों के बीच महत्वपूर्ण जनसंख्या प्रवास के कारण। उदाहरण के लिए, भारत ने हाल ही में कुछ देशों में भारतीय मूल के लोगों को दोहरी नागरिकता प्रदान की है। आधुनिक समाज को अक्सर मार्क्सवादी और गैर मार्क्सवादी दोनों विचारकों द्वारा नागरिक या बुर्जुआ समाज के रूप में लेबल किया जाता है। नागरिक समाज एक व्यक्ति के निजी क्षेत्र से संबंधित है, जो आर्थिक प्रतिस्पर्धा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से चिह्नित है। मध्ययुगीन समाज के विपरीत, नागरिक समाज में परिवार और अन्य पारंपरिक संघों में देखी जाने वाली एकता का अभाव है। गैर मार्क्सवादी विचारक इसे सामाजिक कल्याण सुनिश्चित करने वाली एक तर्कसंगत प्रणाली के रूप में देखते हैं, जबकि मार्क्सवादी विचारक इस दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। हमारा वर्तमान समाज बहुसांस्कृतिक है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, जातीय, धार्मिक और भाषाई समूह शामिल है। बहुसंस्कृतिवाद का उद्देश्य विविध पहचान समूहों को उनकी विशिष्ट पहचान को मिटाए बिना एक सामंजस्यपूर्ण समाज में एकीकृत करना है। यह विविधता में एकता का समर्थक है और अलग अलग पहचान समूहों को मिलाने का विरोध करता है। नागरिकता की एक नई बहुसांस्कृतिक समझ की खोज के लिए संस्कृति, पहचान और समूह सदस्यता के बीच संबंध केंद्रीय है।